रिज़ल्ट के दिन मैं और मेरे पापा अपने वेल्डिंग शॉप पे सुबह चले गए थे और सबको पता था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। तो दोपहर में जब लंच करने के लिए घर पे आए, तो नोटिफ़िकेशन बेल बजा और पता चला कि यूपीएससी की एक पीडीएफ आई है। तो जब खोला पीडीएफ तो 2-3 पेज चेक किया तो लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा। पर जब पहला पेज मैंने देखा कि मैं नाच उठा, झूम उठा, मैं सिर्फ़ रो रहा था। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैंने अपने पापा को गले मिलाया और उनको सिर्फ़ इतना बोला कि पापा बहुत हो गई अब काली मज़दूरी। नमस्कार, मेरा नाम स्मित पंचाल है। मैंने 22 साल की उम्र में यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ 2024 में ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल किया है और ये मेरा दूसरा प्रयास था। सुनने में शायद ये बहुत आसान लगे, लेकिन ये एक वाक्य को बोलने में मेरे कई साल की मेहनत, संघर्ष और न थमने वाले एक ज़िद शामिल है और मेरे माँ-बाप का आशीर्वाद और भगवान की दया भी इसमें भरपूर रूप से शामिल होती है। अ, आज मैं आपके समक्ष मेरे जीवन की कहानी और मेरे यूपीएससी की जर्नी शेयर करने आया हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मैं विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग कारपेंटरी या फर्नीचर का या फिर फैब्रिकेशन का, वेल्डिंग का काम करते हैं। मैं भी ऐसे ही फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा वेल्डिंग का काम करते हैं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ़ है। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, तो मेरे माँ-बाप दोनों सिर्फ़ 10th तक पढ़े हैं। वो कम पढ़े थे, लेकिन हमेशा उनकी आशा यही रहती थी कि अपना बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़े। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाना चाहते थे और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। और ऐसे तबके से मैं आता हूँ। मेरे पापा को मैंने कड़ी मेहनत करते हुए देखा है। काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि कई दिनों मैंने देखा है कि कुछ न कुछ नई इंजरी हो, हाथ में कुछ छाले पड़े हैं, कहीं पे कहीं खरोंच है, पर ये हमेशा बना रहता था। तो ऐसे जब मैं अपने पापा को मेहनत करते हुए देखता था तो मन ही मन मैंने ठान लिया था कि अब कुछ ऐसा करना है कि उनको ये काम में से निकालना है, उनको जल्दी रिटायरमेंट देनी है। तो 10th के बाद 2017 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है और इसके पीछे 2 कारण है कि एक तो मुझे प पहले से पता था कि मुझे पापा को अच्छी ज़िंदगी देनी है और दूसरा कारण ये भी था कि जब हम सिविक सेंटर जाते थे, तो हम काफ़ी टाइम देखते थे कि एक डीएम की ऑफ़िस होती है और ये बहुत लोगों को हेल्प कर पाते हैं और गाँव में जब जाते थे, तो जब सड़कें बन जाती थी, लोगों को राशन टाइम पे मिल जाता, तो सब पता चलता था कि एक कलेक्टर की ऐसी पोस्ट है कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को सुधार सकती है और डिस्ट्रिक्ट का कल्याण कर सकती है। तो ये 2 कारण की वजह से मैंने यूपीएससी को स्टार्ट करने का सोचा, उसके बाद मैंने आर्ट्स लिया और तभी से संघर्ष की हमारी गाथा शुरू होती है। 11th-12th आर्ट्स से ही मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर ली। बट 12th के बाद यही फिर से क्वेश्चन आया कि कैसे अब यूपीएससी में आगे बढ़ा जाए? क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ पे रिसोर्सेज़ की कमी, गाइडेंस की कमी मिलती थी और मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरे आस-पास कोई रोल मॉडल आईएएस का ब बना नहीं था। ना मेरे कोई रिलेटिव में था, ना दूर-दूर तक कोई आईएएस का ठिकाना नहीं था। तो मेरे लिए गाइडेंस का कमी रहता था। फिर भी मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। मैंने कॉलेज किया है बीए पॉलिटिकल साइंस में। तब मैंने कॉलेज के इयर्स में ही डिसाइड किया कि अब प्रॉपरली हम एक ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी, साथ-साथ में काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ने का स्टार्ट किया और हमेशा से मेरे पापा ने बताया था कि जब भी पढ़ो तो बेस्ट पढ़ो। तो उसी की वजह से मैंने कॉलेज भी बेस्ट तरीके से किया और कॉलेज में इसी का मुझे रिवॉर्ड मिला कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडल भी मिला। लेकिन कहीं न कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड मुझे यही लग रहा था कि अभी भी प्रिपरेशन थोड़ी कच्ची है। प्रिपरेशन में बहुत बहुत सारी कमियाँ हैं। कहीं से सुना था कि दिल्ली जाओगे तो अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और इसी को सुनने के बाद मैंने सोचा कि दिल्ली जाके पढ़ने से और अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। लेकिन जब एक पेज पे लिखने बैठा कि कैसा खर्चा होगा, कहाँ रहेंगे, तब पता चला कि सिर्फ़ बातें नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें और जब जोड़ा तो पता चला कि इतनी तो जेब है भी नहीं कि जितना हम सपना देख रहे हैं। पर हमेशा से ये सोचा था कि जब आप कुछ अच्छे से माँगते हो, तो कहीं न कहीं से आपको हेल्प मिलती है। तो उसी टाइम पे भगवान के रूप में मुझे शायद मेरा कज़िन मिला होगा। मेरे चाचा के लड़के ने कहीं से आके मुझे बोला, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, "तू बस पढ़, बाकी सब मैं देख लूँगा।" तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली में प्रिपरेशन की। उसने बोला कि "तू बेस्ट जगह से जाके पढ़, तू बेस्ट टीचर्स से पढ़, मैं खर्चा देख लूँगा 1 साल का।" फिर मैं दिल्ली आया, मैंने नेक्स्ट आईएएस से कोचिंग जॉइन की। उसके बाद मैंने डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली।
पूरी तरीके से जहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जहाँ से जो गाइडेंस मिल रहा है, उसको अपने अंदर पिरोने का स्टार्ट किया। बहुत अच्छे से पढ़ने का स्टार्ट किया। लेकिन शायद ईश्वर को और परीक्षा लेनी थी। जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया और जब मैंने सीसेट का पेपर दिया, तो हड़बड़ी में मैंने इतनी गलतियाँ कर दी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। बहुत ही कम नंबर 3-4 नंबर की वजह से मेरा सीसेट रुक गया और मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ, तब ऐसा लगा कि ज़िंदगी टूट गई है। ऐसा लगा कि अब कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि जब आप बहुत पहले से स्टार्ट करते हैं कि कुछ ऐसा बहुत अच्छा सपना देखा है, बहुत बड़ा आईएएस बनना है, तो सामने इतने ही बड़ी उँगली भी उठती है कि तूने किया क्या इतने साल? और इस उँगलियों के बीच में खुद की भी एक उँगली थी कि तूने क्या किया? एक सेल्फ डाउट बढ़ने लगा। सेल्फ डाउट आता रहा कि इतना ज़्यादा लोगों ने हेल्प की, तेरे भाई ने इतना हेल्प किया, दिल्ली तू आया, फिर भी तूने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया। क्योंकि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाते, तो आपके अंदर एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा आ जाता है, आपको पता नहीं चलता कि मैं हूँ क्या? पर फिर भी अपने आप को सँभाला, खड़ा हुआ, क्योंकि यही याद किया कि मेरे पापा, मेरे फैमिली जहाँ से आए हैं, वो तो इससे भी बहुत ख़राब कंडीशंस में आए हैं। फिर भी उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। तो मैं तो इतने ज़्यादा मेरे मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ है, तो मैं कैसे हार मान सकता था? खुद को उठाया फिर से और फिर से प्रिपरेशन करने का स्टार्ट किया। लेकिन इस बार कंडीशंस और कठिन होने वाली थी, इस बार हालात और कठिन थे, क्योंकि अब माँगने की ताकत नहीं रही थी। ऑलरेडी 1 साल उन्होंने बहुत पैसा दिया था भाई ने, तो अब मैंने उसको बताए बिना दिल्ली छोड़ दिया, मैं अहमदाबाद वापस आ गया और कहीं न कहीं दिमाग में था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स तो क्लियर कर ही लूँगा। अब मेरे को मेंस के लिए पैसे जोड़ने थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि 50,000 इतनी रकम मैं जोड़ लूँगा, तो मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने अहमदाबाद में एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया। वहाँ पे एज़ अ रिसेप्शनिस्ट और काउंसलर की रूप में मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। वहाँ पे भी काफ़ी सारा संघर्ष हुआ। ऐसा भी सुनने को मिला कि स्मित भाई आपको 6 अटेम्प्ट दोगे तो भी आप इंटरव्यू तक भी नहीं पहुँच पाओगे। ऐसे काफ़ी सारे ताने भी सुने, काफ़ी सारी चीज़ें भी सुनी, लेकिन दिमाग में यही था कि अपना काम करते रहना है। जॉब के साथ-साथ मैं 4-5 घंटे के पढ़ने के लिए भी निकाल देता रहा। जब मेरी 50,000 की रकम मैंने इकट्ठा कर ली, तब मैंने नौकरी छोड़ ली और फिर मैंने प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद 10-12 घंटे, 14 घंटे जितना पढ़ सकूँ, प्रीलिम्स मेरे को क्लियर करना था और सीसेट मेरे को फ़ेल नहीं करना था। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, ज़्यादा मैं पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करता, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फ़ोकस करता और 2 से 5 के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सीसेट की प्रैक्टिस करता। और मैंने ईश्वर से एक ही इच्छा माँगी थी कि मुझे थोड़े दिन चाहिए सीसेट की प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और भगवान ने मेरी सुनी और इलेक्शंस की वजह से लास्ट ईयर यूपीएससी का प्रीलिम्स 15 से 20 दिन डिले हो गया था और उसी की वजह से मैं सीसेट को स्ट्रेंथन कर पाया और मेरा प्रीलिम्स निकल गया। लेकिन कहानी संघर्ष की मेंस में ज़्यादा थी। जब मैं दिल्ली वापस गया तो मेरे दिमाग में ये एक एक चीज़ बहुत क्लियर थी, मैं रेंट पे नहीं करने वाला और फॉर्च्यूनेटली मेरे भाई का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। तो मैंने उसको बोला कि मुझे सिर्फ़ 6 घंटे चाहिए सोने के लिए एक जगह दे दे। उसके रूम पे मैं चला गया और मैं बोलता था कि मैं सिर्फ़ रात को 12 से 6 आऊँगा और उसके बाद पूरे दिन लाइब्रेरी रहूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है आ जा। 10 बाय 8 का रूम होगा, उसमें 2 लोग रहते थे। उसके बाद लाइब्रेरीज़ जाना चालू कर दिया। तो आप सबको पता होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में ज़्यादातर लाइब्रेरी अंडरग्राउंड होती है। तो उसी में मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन 1 डेढ़ महीने में ही ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप सबको पता होगा कि 3 एस्पिरेंट्स की लाइब्रेरी में पानी भरने से मौत हो गई थी और तभी सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज़ बंद हो गई और फिर मेरे संघर्ष और बढ़ गए क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसे थे और भाई के यहाँ मैं सिर्फ़ 6-7 घंटे के लिए जाता था और लैंडलॉर्ड को पता भी नहीं था कि कोई यहाँ पे रहता था। फिर भी कुछ जुगाड़ करके मेरे भाई ने बोला कि कुछ रिस्क लेते हैं, तू आ जा यहाँ पे ही पढ़ते हैं। तो वहीं पे मैंने उसी रूम में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब मेरे दोस्त उस रूम पे आते थे तो वो बोलते थे कि यहाँ से कैसे होगा तेरा? पर मैंने हमेशा दिमाग में यही सोचा कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मेरा सपना बहुत बड़ा है। ये तो बहुत छोटे स्ट्रगल्स हैं, आगे जाके कुछ ना कुछ बनने ही वाला हूँ, तो ये सब मुझे सोचना नहीं है। बस मैं पढ़ता रहा और अच्छे से मेंस की प्रिपेयर किया, सब शॉर्ट नोट्स बनाए, अच्छे से आंसर राइटिंग किया और उसके बाद मैंने अच्छे से मेंस दे दिया। लेकिन मेरे लिए सबसे कठिन टाइम होता था वेटिंग पीरियड। जब रिज़ल्ट आए उसके पहले जो 2 महीने वेट करना होता है, मेरे लिए कठिन रहते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं अब करना क्या है। तो मैंने जब अपने घर पे वापस चला गया मेंस के बाद, तो मैंने अपने पापा के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे दिमाग में ये नहीं था कि मेरा मेंस क्लियर होगा,
क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने इतने अच्छे पेपर नहीं दिए, बहुत अच्छे नहीं लिखे। तो मैंने अपने पापा के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया और इतना सेल्फ डाउट था कि मैंने साथ-साथ में जीपीएससी यानी कि स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम और उसके साथ-साथ क्लास 3 की एग्ज़ाम जैसे हेड क्लर्क की एग्ज़ाम भी देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मुझे पता था कि अब लगता है कि मेंस मेरा यूपीएससी का सफ़र ख़त्म हो चुका है। तभी 9th दिसंबर को मेंस का रिज़ल्ट आता है। मैं मेरा नाम देखता हूँ और ईश्वर को खूब धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मेंस हो गया, इसका मतलब अब इंटरव्यू आने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज आने वाला है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे 2-3 महीने मिलेंगे इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। पर जब इंटरव्यू का टाइम टेबल आया तो मेरा फर्स्ट फ़ेज़ में ही नाम आ गया 15 जनवरी को। तो मेरे लिए हार्डली 20 से 25 दिन मेरे लिए इंटरव्यू के प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिला था। अब आया इंटरव्यू का दिन। तो इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत प्रिपेयर किया था। मैंने अपने फॉर्म में बहुत प्रिपेयर किया कि मैं मेरा नाम का मतलब क्या है? मैं कहाँ से आता हूँ? मेरे पापा के जो ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर मैंने प्रिपेयर किया था। मैं मेरे राज्य पे प्रिपेयर किया था। मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होगा शायद मेरे स्टेट के ऊपर से, शायद मैंने क्यों आर्ट्स लिया, शायद मैं यूपीएससी क्यों करना चाहता हूँ। मेरा बहुत ऐसा प्रेडिक्शन रहा था कि शायद इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आएँगे। लेकिन मेरा इंटरव्यू एकदम अपोज़िट गया। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आप अगर मेरा बैकग्राउंड देखो तो मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इतना रिलेशन रहा नहीं है। लेकिन इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ स्पेस सेक्टर? थोड़े सेकंड के लिए ऐसा लगा कि क्या हो गया जीवन में? बहुत ही घबरा गया। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी कि व्हाट आर द चांसेस? क्या चांसेस है कि अगली बार मैं यूपीएससी भवन के अंदर भी आ पाऊँ? क्या चांसेस है कि मेरा मेंस भी क्लियर हो? क्या चांसेस है कि मैं ये बोर्ड के सामने बैठ भी पाऊँ? तो मैंने अपने वो मोमेंट को जिया। मुझे लगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा पढ़ते हो तो कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन आ ही जाती है और बहुत अच्छे से आंसर देने का ट्राई किया और वो जो पहली 5 मिनट मैंने हैंडल कर ली, उसकी वजह से मेरा पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया और इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स जो कि 204 मार्क्स आए हैं, व्हिच इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर, वो भी मैं स्कोर कर पाया और उसी की वजह से मेरी रैंक भी पुश हो पाई। तो मेरा ये कहने का मतलब यही है कि इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर आपको घबराना नहीं है। यू हैव टू लिव दैट मोमेंट, आपको वो मोमेंट को जीना है और उसको फेस करना है और अपना बेस्ट देना है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं फिर अपने घर पे वापस आ गया और वेटिंग पीरियड मेरे लिए सबसे टफ रहा है क्योंकि उस टाइम पे और पर्टिकुलरली इंटरव्यू के बाद हमारी कंडीशंस थोड़ी बहुत बिगड़ने लगी। ना केवल फाइनेंशियली बट पापा को एक लिगामेंट का भी इश्यू आया, उसकी वजह से वो काम करने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फुल टाइम जॉइन कर रहा हूँ और मन ही मन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब हो ना हो, अब मुझे फुल टाइम यही काम करना है क्योंकि अब उनसे नहीं हो पाएगा और मुझे उनको सपोर्ट देना था और हर एक इंसान को ऐसा लगता है उम्र के बाद कि अब रिस्पॉन्सिबल बनने का समय आ गया है। तो मुझे भी लगा जनवरी के बाद मैंने अपना फुल टाइम वेल्डिंग का काम, फैब्रिकेशन का काम और कार्विंग्स का काम स्टार्ट कर दिया। 2 महीना मैंने लगातार वही काम किया। इनफैक्ट मेरे रिज़ल्ट्स के अगले दिन तक मैं काम ही कर रहा था और उसके बाद शायद भगवान का कुछ और प्लान होगा और 22 अप्रैल का दिन आता है। 22 अप्रैल का दिन मेरे लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। उस दिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं काम करके मैं और पापा घर पे आए थे। हमने लंच किया, उसके बाद हम वेट ही कर रहे थे कि आज रिज़ल्ट आएगा और तभी नोटिफ़िकेशन बेल रिंग होती है और रिज़ल्ट देखते हो। पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट पेज से क्योंकि कौन ऐसा सोचेगा कि फर्स्ट पेज पे हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो नीचे से स्टार्ट किया स्क्रॉल करना, देखा कि नाम नहीं है, नाम नहीं है। तो फिर पता चला कि शायद नहीं हुआ होगा और लास्ट में फिर पहला पेज देखा तो 30th रैंक मिला। बस वो मोमेंट थी जो मेरे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप बहुत दुखी हो या फिर बहुत खुश हो, तो आपके जीवन आप बोल नहीं सकते, आप शब्द नहीं होते आपके पास। तो मेरा भी वही हाल हुआ था। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैं बस झूम रहा था, नाच रहा था और मैं रो रहा था और इतना रोया कि जितना मैं 5 साल में नहीं रोया। और मैं वहाँ से भागा, पापा के मिला, पापा को गले मिला और उन्होंने सिर्फ़ एक ही बात कही कि पापा अब आप रिटायरमेंट ले सकते हो, अब आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरीके से मैं अपनी माँ को मिला और माँ को बोला कि इतने साल जो तू चुप रही है, अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, अब तू बोलेगी, तेरा बेटा आईएएस बन चुका है। बस उसी मोमेंट के लिए ये सब किया था और वो मैंने हासिल किया। तो पूरी ये यूपीएससी की जर्नी में मैंने कुछ चीज़ें सीखी है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
तो पहला तो यही है कि आप कौन से शहर से आते हैं, आप कहाँ से पढ़े हो, आप कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, ये कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती है। अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है आपकी ज़िद। आप कितने ज़िद्दी हो अपने सपने के लिए, आप कितना ज़िद्दी हो कि मैं रोज़ वही काम कर पाऊँगा, ये मैटर करेगा और आपका हौसला मैटर करेगा। दूसरी चीज़, जब आपको लगे कि आप टूट रहे हो, आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, जब सेल्फ डाउट्स आपको हर तरीके से घेर ले, तब आपको हार नहीं माननी, आपको अपना काम करते रहना है। अगर मैं ये सेल्फ डाउट्स को अपने ऊपर हावी होने देता तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। आपको बस अपने काम करते रहना है और ये संघर्ष से लड़ता रहना है। अंत में मैं जोश टॉक्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया, जिसकी वजह से मेरी ये कहानी आप लोगों तक पहुँच सकी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, पर वो लाखों युवाओं की है जो सिर्फ हालातों से नहीं पर अपने आप से भी लड़ रहे हैं और साथ साथ में हर संघर्ष से भी लड़ रहे हैं। धन्यवाद।